नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करेंगे सबसे पहले ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरों के साथ। भारत में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 358 पर पहुंच गई है और इसमें से भी तमिलनाडु में सबसे अधिक 33 मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु के बाद एक दिन में सबसे अधिक ओमिक्रॉन के केसेस जो है महाराष्ट्र से आए हैं। एक दिन में ओमिक्रॉन के 23 नए मामलों के साथ टोटल केसेस बढ़कर 88 पर पहुंच गए हैं। दिल्ली की बात करें, अब तक ओमिक्रॉन के 67 मामले और तेलंगाना में 38 केसेस पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के मुताबिक ओमिक्रॉन के 358 मामलों में से 114 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। इस समय देश के 17 राज्य और संघ शासित क्षेत्र 358 ओमिक्रॉन केसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमने 183 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से 121 केसेस की फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री थी। 44 मामलों में फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन अधिकांश फॉरेन ट्रैवल्स के ट्रैवलर्स के कॉन्टैक्ट्स थे और 18 लोग ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। दुबई से मुंबई आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बीएमसी ने एसओपी जारी किया है और इसके मुताबिक मुंबई पहुंचने और मुंबई में रहने वाले यात्रियों को यहां आने के बाद 7 दिनों तक होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। इसके साथ ही 7वें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। इसमें पॉजिटिव आए जाने पर उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया तो अगले 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए क्वारंटीन रहना होगा। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में चुनाव स्थगित करने की सलाह दी है। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि आयोग हालात की समीक्षा करेगा और उसके बाद कदम उठाएगा। मैंने आज सुबह पूछा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि इस प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के कितने केस आए हैं, तो मुझे बताया कि अभी तक 1 केस आया है इस प्रदेश में अभी तक। और मैंने आपको ये भी बताया कि हम कोविड को मैनेज करने के लिए क्या क्या उपाय कमीशन ने लिए हैं और हम लोग जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी और जो भी एक आरपीएफ के मद्देनज़र जो भी चीज़ होगी वो हम लोग उसमें डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और हम आपको ये एश्योर करना भी चाहते हैं कि जहाँ पर भी ज़रूरत होगी एसडीएमए को हमने बोल दिया है, वो फ़ौरन इस पर एक्शन लेंगे जिससे कि किसी तरह की कोई बढ़ोतरी ना हो इस चीज़ के ऊपर, और जो भी एक्शन लेना होगा उसको तुरंत लिया जाएगा और इस चीज़ को पूरी तरह से मद्देनजर रखी जाएगी। और इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या है पूरी खबर विस्तार से। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगले हफ्ते चुनाव आयोग केंद्रीय हेल्थ सचिव और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहा है। ये बैठक दरअसल आगामी चुनाव को, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। लिहाजा ये बैठक इस बात को समझने के लिए किया जा रहा है कि कोरोना की मौजूदा स्थिति जो है वो देश में क्या है और ओमिक्रॉन का जो नया खतरा मंडराने लगा है, क्या उसकी वजह से देश में तीसरी लहर की स्थिति जो है बन रही है। और ऐसे में मौजूदा हालात में अगर जिस तरीके से पब्लिक रैलियां अभी हो रही है, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, अगर वो इसी तरीके से चलती रही तो क्या स्थिति बन सकती है। तो इसको समझने के लिए ये बैठक चुनाव आयोग कर रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा है कि वो अगले हफ्ते यूपी का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर इस बात की समीक्षा होगी कि मौजूदा स्थिति क्या है और इस समीक्षा बैठक के बाद जो है चुनाव आयोग पब्लिक मीटिंग से संबंधित, रैलियों से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। चुनाव आयोग इस तरीके से जो काफ़ी प्रोएक्टिव रोल अपना रहा है, काफ़ी बैठकें कर रहा है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट के कल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी की थी जिसमें ये अपील की थी प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से भी कि पब्लिक रैलियों को बंद किया जाए, पब्लिक मीटिंग्स जो है उसको रोका जाए, राजनीतिक पार्टियों से ये कहा जाए कि वर्चुअल तरीके से वो प्रचार करें, क्योंकि कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। तीसरे लहर की संभावना जो है वो दिखने लगी है। लिहाजा ये भी अपील की थी कि अगले कुछ महीनों तक चुनावों को टाल देना ही बेहतर होगा। लिहाजा चुनाव आयोग काफ़ी एक्टिव दिख रहा है इस बार। जैसा कि बंगाल चुनाव के वक्त
इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली थी चुनाव आयोग की तरफ से। अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग इस वक्त पहले से हरकत में है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सख्त दिशा निर्देश आएंगे और चुनाव जो है देश में कोरोना के तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार साबित नहीं होगा। शुक्रिया प्रकाश तमाम डिटेल्स देने के लिए। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक की तारीख को और आगे बढ़ा सकती है और पूरी खबर की तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर मौजूदा प्रतिबंध को सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख और खासकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की जो राय सरकार के पास आ रही है उसमें इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि जनवरी में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जाएगा। इसको देखते हुए सरकार इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर एक कॉशियस व्यू लेकर के चल रही है, एक एहतियातन अप्रोच लेकर के चल रही है और उसमें माना यह जा रहा है कि इस जो मौजूदा प्रतिबंध है उसको सरकार कुछ और समय के लिए आगे बढ़ा सकती है। आपको पता है कि फिलहाल भारत में इंटरनेशनल रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2022 तक लागू है, लेकिन ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देख खासकर अब जब ये ओमिक्रॉन के पैर 16 से ज्यादा राज्यों में यहां पर मामले आ रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए सरकार ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें और जरूरत पड़ने पर ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर विचार करें। जो प्रधानमंत्री की कोविड और ओमिक्रॉन को लेकर के अहम समीक्षा बैठक हुई उसमें भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुद्दे पर विचार किया गया और साफ तौर पे यह कहा गया है कि एविएशन मंत्रालय फिलहाल किसी भी जल्दबाजी के मूड में ना दिखें और स्थिति के संभलने पर ही वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा शुरू करने पर फैसला लें। यह भी संभव है कि शुरुआती दौर में यानी कि जब भी ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फैसला लिया जाएगा तो ये कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा, यानी कि ऐसे देशों के बीच में उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है जहां पर स्थिति ओमिक्रॉन को लेकर के संभली है, मामले बहुत कम हैं, तो वहां पर उड़ान सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन फौरी तौर पे ये जो प्रतिबंध है उस पर यही सूचना मिल रही है कि इसको सरकार आगे बढ़ा सकती है। हालांकि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी और उसको लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही एयरपोर्ट पे उनका पालन किया जाएगा और उसके बाद ही यात्रियों को देश के भीतर आने दिया जाएगा। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि पीएम ने उनको पहले से ही तैयारियां पूरी करने के लिए कहा है। Infrastructure preparedness, which is all across the nation in all the districts. District level infrastructure preparedness and systems preparedness was his first message. He emphasized the need for contact tracing, containment as per protocols. और ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की खबरों के बीच मेडिकल डिवाइस कंपनियों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। इन कंपनियों का कहना है कि वो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस पर तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी। ओमिक्रॉन और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वीके पॉल ने प्राइवेट सेक्टर को एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहा है कि वे देखें कि उनके पास किस तरह का मेडिकल इंफ्रा उपलब्ध है, अगर मामले बढ़ते हैं तो पर्याप्त मेडिकल इंफ्रा है या नहीं है। इसी को मुद्दे को लेकर हमने जब मेडिकल डिवाइसेस कंपनी से बात की है कि उनके पास किस तरह की इन्वेंट्री है, तो अलग अलग कंपनीज ने हमसे कहा है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पर्याप्त इन्वेंट्री है। दरअसल मैक्स वेंटिलेटर्स के एबी इंडस्ट्रीज़ के एमडी ने हमसे बात करते हुए कहा कि जब कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही थी उसके बाद जब 3-4 महीनों का समय मिला है उन्हें, उस दौरान उन्होंने अपनी इन्वेंट्री बढ़ाने पर काम किया है। उनके पास पर्याप्त रिजर्व उपलब्ध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फंड्स भी हैं और कैपेसिटी भी है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और भी कई कंपनी से बात की हमने, जैसे राजीव नाथ जी से बात की जो एमडी है हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस से। उन्होंने कहा कि अभी भी हॉस्पिटल्स की ओर से कोई पैनिक बाइंग या प्रिपरेटरी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। अभी तक कोई इस तरह की खरीदारी नहीं आई है क्योंकि उनके पास भी डिवाइसेस उपलब्ध हैं। स्कैन रेज ने हमसे कहा कि जितने भी ज़रूरत के
हिसाब से डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स हैं उनके लिए जितनी उस हिसाब उनके अनुपात में जिस तरह की मेडिकल डिवाइसेस की ज़रूरत है वो उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश को ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा बेड्स इन सब की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन पेशेंट्स जो हैं उनमें वेंटिलेटर तक पहुंचने की स्थिति कम देखने को मिली है, बल्कि उनका डिस्चार्ज रेट ज़्यादा बेहतर रहा है। कंपनीज का ये भी कहना है कि क्योंकि इनपुट कॉस्ट इस साल बढ़े हैं, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से चाहे आईसी हो चाहे चिप शॉर्टेज हो, इन सब कारणों की वजह से मेडिकल डिवाइसेस की कीमतें इस साल 10 से 15% की ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। और इनमें आगे कैसा होगा ये आगे का डिमांड और सप्लाई को ही निर्भर करेगी। और अब बात करेंगे बाजार में हुए कारोबार की। हफ्ते के आखिरी दिन मार्केट की 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी 17,000 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 190 अंकों के साथ निफ्टी की बैंक की बात करें 334 अंक की गिरावट यहां पे रही है। लेकिन दिन भर बाजार में हलचल कैसी रही है, तमाम डिटेल्स आज के कारोबार को लेकर दे रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज बाजार की चाल को देखें तो 3 दिनों की तेजी के बाद एक ब्रेक लगा है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्रों में हमने कमजोरी देखी और जिसकी कि कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि फ्राइडे था तो उसको देखते हुए आखिरी कारोबारी सत्रों को देखते हुए इस तरह की वीकनेस एक्सपेक्टेड भी की जा रही थी हायर लेवल्स से। तो वैसा ही कुछ हुआ। निफ्टी 17,000 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर 190 अंकों के आसपास की गिरावट देखी गई। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी 334 अंकों की और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और लाल निशान में ही क्लोजिंग दिखी है। आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही आज बंद हुए। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि वो जो तेजी का मोमेंटम है वो अभी भी जारी है और सभी जानकार काफी बुलिश भी हैं इस सेक्टर को लेकर। निफ्टी गेनर्स में बात करें तो टॉप पर आईटी स्टॉक्स ही हैं। एचसीएल टेक में आज प्रोमोटर्स ने खरीदारी की, जिसके चलते आज दिन भर ही तेजी थी इसमें। इसके अलावा टेक महिंद्रा ऊपर था। एसबीआई लाइफ और एशियन पेंट्स भी आज मजबूत थे और निफ्टी लूजर में ग्रासी में कमजोरी थी। एनटीपीसी, आयशर और आईओसी में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आज तेजी थी। वक्रांगी आज ऊपर था। डीलिंग में 10 से 11% की तेजी थी। फर्स्ट सोर्स और केपीआईटी टेक भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज दबाव था रियल एस्टेट स्टॉक्स में और इसमें महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सनटेक ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे आज रियल्टी स्टॉक से स्पेस से। और आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी हमने देखा जो तेज़ी थी, आज वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिली और कमज़ोर थे आज चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, जीएनएफसी और फैक्ट। यहाँ पर करीब 2 से 2.5% की आज कमज़ोरी देखने को मिली। और रिटेल निवेशक भारतीय बाजार की बैकबोन है। 18 स्वदेश से खास बातचीत में आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन ने भरोसा जताया कि 2022 बजट से पहले बाजार न्यू हाई बनाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव जरूर है, लेकिन अगले साल बाजार में 50,000 करोड़ की बाइंग आएगी। अगले साल 2022 में इतना 50,000 करोड़ की जब बाइंग आएगी तो निफ्टी जाएगा 22,000 अप्रैल के महीने में। तो तैयारी कर लीजिए माल लेने की। उनकी सेलिंग का कोई जो भी उनका कारण है या रीजन है, इट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ आवर मार्केट दैट वी कुड अब्सॉर्ब दैट। तो आई एम सेइंग फर्स्टली इट्स अ थम्स अप टू द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा, लिक्विडिटी हमारे यहां से बाहर गई है। तीसरा, कोई छुट्टी नहीं मना रहा है। जिन्होंने माल बेच रखा है वो तो ऑफिस में ही बैठेंगे सारी क्रिसमस। लेकिन हम सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ द स्टॉर्म। 16,400 जो एक लेवल था, जो मैंने भी नहीं सोचा था कि 16,700 विल बी, वो आ चुका है। अब आप अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार कीजिए क्योंकि बजट से पहले न्यू हाई अनिवार्य है। मार्शल इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी का कहना है कि लोगों को पैसा बनाने के लिए बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड और दमदार फ्रेंचाइजी वाली कंपनियों में निवेश करना चाहिए। जहां तक मेरे को समझ है, आपके दर्शक रिटेल निवेशक है। अगर उनको बड़ा कमाना है, मोटा कमाना है, किस सेक्टर के पास आज लीडरशिप है, कल होगी, वो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना उसके बारे में। हिंदुस्तान में 3 चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों पे निवेशक नजर रखे, इंडिया में मोटा पैसा बनता है। पहली चीज, साफ सुथरी कंपनी में निवेश करें जहां पे अकाउंट साफ हो, प्रमोटर की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी हो। दूसरी चीज,
ऐसे कंपनी में निवेश करें जहां पे प्रमोटर ने लास्ट 10 साल में दिखाया है कि उनको धंधा चलाना आता है, उनको रिटर्न ऑन कैपिटल कम से कम 15% डिलीवर करना आता है। और तीसरी चीज, कंपनी साफ सुथरी ही नहीं, समझदार प्रमोटर ही नहीं, दमदार फ्रैंचाइज होनी चाहिए। ऐसा फ्रैंचाइज, ऐसा कंपनी जो अपने कंपटीशन को तोड़ मरोड़ के खत्म कर सके। ये 3 चीजें जब आपको दिखती हैं किसी कंपनी में, उसमें निवेश करें। कौन से सेक्टर में वो कंपनी है वो थोड़ी सेकेंडरी बात है। क्लीन प्रमोटर, समझदार प्रमोटर, दमदार फ्रैंचाइज, आईटी में कुछ हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, कुछ एफएमसीजी में हैं, कुछ फार्मा में हैं। अलग अलग सेक्टर में अच्छे फ्रैंचाइजी में निवेश करिए। अर्ली रिकवरी के अर्ली स्टेजेस हैं, अगले 2-3 साल आराम से पैसा कमाइए हिंदुस्तान में। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी देने के साथ ही 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया है। सरकार के इन कदमों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी तेजी आएगी, साथ ही इस सेक्टर को लेकर आगे क्या आउटलुक है, इस पर मोंटे कार्लो फैशंस के ईडी संदीप जैन से बात की हमारे सहयोगी ने। मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अभी जो टाइम चल रहा है, ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है इंडस्ट्री के लिए। अगर हम देखेंगे कि जो डिमांड सिनेरियो है, अगर हम एक्सपोर्ट की मार्केट देखें तो भी बहुत अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम पिछले कुछ साल एनालाइज कर रहे हैं, 10-15 साल, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आई थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू कंटिन्यू। देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय चाइनीज इंडस्ट्री और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्री को हेल्प मिल रही है। तो ये आने वाले कुछ साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी तो उसके कारण लोगों में कॉन्फिडेंस आया और लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू किया और उसके बाद वेडिंग सीजन शुरू हुआ। वेडिंग सीजन शुरू होने के कारण फंक्शंस हुए। फंक्शंस में नॉर्मली लोग दे बाय न्यू क्लोथ्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कोविड के बाद, ये जो रिवेंज शॉपिंग शुरू हुई है और वेडिंग सीजन प्रॉपर रहा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही। और सेकंड रीजन जो मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल इकोनॉमी भी पंप कर रही थी और ऊपर से ये जो विंटर सीजन शुरू हुआ है वो ऑन टाइम शुरू हुआ है, जिसके कारण डिमांड में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। आज बाजार में डेटा पैटर्न्स की दमदार लिस्टिंग हुई। शेयर 48% प्रीमियम पर 856 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इशू प्राइस 585 रुपए था। लिस्टिंग के बाद अब कंपनी की आगे की योजनाओं पर डेटा पैटर्न्स के चेयरमैन और एमडी एस रंगराजन ने हमसे बातचीत की। It is very humbling to have so many shareholders. I know we started small in a 100 square feet office 30 odd years back. So it's a good feeling that people are posing faith in this company. The second point is we have a very strong order book, and we have done an enormous amount of development in the last so many years. And some of them have come as an order book now, but majority of them are yet to come. So we expect that the strong pipeline will convert in the next 1 to 3 years time, which will give us scalability and continued growth for the next 2 to 3 years time. So that is the first message. This company is going to grow in the next 2-3 years, and with this kind of an access to money and the confidence reposed in us, we are going to try to see how to scale the business, both organic and inorganic if possible. So we'll work on it and see that the scaling happens. ये साल आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनियों के नाम रहा, जहां इस साल कंपनियों ने फंड जुटाने के पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ा है और इस साल पब्लिक इन्वेस्टर्स से लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो कि पिछले साल के करीब 4.5 गुना है। इसी पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी शरद दुबे दे रहे हैं। 2021 साल बहुत इम्पॉर्टेंट था आईपीओस के लिए, टेक स्टार्टअप्स जो आईपीओस में आए और भारत के लिए। अब देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा जो रकम जुटाई गई है पब्लिक से वो थी ऑलमोस्ट 1,19,000 करोड़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़ा और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप देखें 2017 से तो यहाँ से जो अमाउंट है ये लगभग 4.5 गुना बढ़ गई है, और अगर 2020 से देखें इसमें भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है आईपीओ के पूरे ओवरऑल मार्केट्स में। और ये जो फंड रेजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से सबसे बड़े आईपीओ थे, जो आईपीओ साइजेस थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो लिस्ट में आएगी वो है पेटीएम। सबसे बड़ी भारत की आईपीओ आई है, 18,300 करोड़ का जो था आईपीओ का ये मार्केट पे आया था। जोमेटो जो है आपकी फूड डिलीवरी ऐप है, जो
जो 90,375 करोड़ का IPO साइज़ लेके आया था, और ये दोनों स्टॉक्स न्यू एज IPOs के सबसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स थे। हालांकि जो आपके जो टेक स्पेस के भी जो सेकंड लार्जेस्ट आपके हेल्थ इंश्योरर है आपके स्टार हेल्थ, वो भी आए थे 7,250 करोड़ का IPO का इशू साइज़ लेके। और आखिर में हम देख सकते हैं सोना BLW जो एक EV प्ले है और स्टॉक में भी बहुत एक अच्छी मूवमेंट देखी, वो 5,500 करोड़ का IPO साइज़ लाए थे। और नाइका जो आपके जो फैशन रिटेल की जो कंपनी है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5,350 करोड़ का IPO साइज़ आया है। और केंद्र सरकार जनवरी में IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सरकार को RBI के नए ओनरशिप नियमों के कारण बेहतर रिस्पांस की उम्मीद है और इस खबर पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। सरकार IDBI बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया को बहुत ही जल्द शुरू कर सकती है और हमें मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रोसेस अगले महीने यानी जनवरी से शुरू हो सकता है। जनवरी के महीने में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए जा सकते हैं, साथ ही साथ रोड शोज भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। सरकार को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है हमारी जानकारी के मुताबिक। जो नए ओनरशिप नॉर्म्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप के 22 रिकमेंडेशन को माना था, जिनमें से एक रिकमेंडेशन ये भी था कि जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 15% से बढ़ाकर 26% कर दी जाए। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ एप्रीहेंशंस जरूर थे कि अगर कोई लार्ज फंड कंट्रोलिंग स्टेक ले IDBI बैंक में, और साथ ही साथ अगर वो फॉरेन फंड हो। आपको याद होगा कई फॉरेन प्लेयर्स का भी खबरें थी कि वो IDBI बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये दिक्कतें अभी दूर हो चुकी हैं और जो RBI है ना, उन्होंने अपना मत अभी सरकार को बता दिया है। सरकार की मंशा यही है कि भले ही देरी हो IDBI बैंक की स्टेक सेल में, लेकिन वैल्यूएशन अच्छे से आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। IHCL के MD और CEO पुनीत चटवाल से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया में, जिनके मुताबिक अगले साल हम होटल इंडस्ट्री की दिशा किस तरह से तय होगी, इस पर पूरी बातचीत हुई है। It's been a good, bad and ugly. It started with a year where things were looking tough, but as we unwind the year, things are looking up. Yeah, well said actually, and thank you for having me. I would call it was ugly, bad, okay, good, and hopefully finishing at a very good. Okay. Do you think the very good will move from 2021 to 2022, where we will only say that it's now very good for the industry? Eventually, the industry is very resilient, and I am not only confident, I am absolutely bullish that the industry will bounce back much stronger. And the reason is that the demand will come back. There's a lot of pent-up demand. There's a lot of people wanting to travel, and the supply will stay constrained. So that balance is very healthy for the growth of revenues, for the growth of existing hotels portfolio. So all in all, I would say not just confident, I'm bullish that as of next financial year, we will start seeing positive results. But there is that one if which all of us don't know, the third wave, the fourth wave, what kind of impact those brings with them. But generally, the sentiment is very positive on the domestic front. Just to understand the current environment, we are using this word revenge travel a lot. Are you feeling that sugar rush in your business as well? Not really. I just think that the word revenge is wrong. I think travel is fun. Travel is entertaining. Travel is relaxing. Travel helps you to rejuvenate, energize yourself. So I think there is this fundamental need to see and to be seen, to relax your mind and body, to meet people, to build up relationships, to do business that is done in person cannot always be done on a Zoom call. So I think all in all,
how many months, how many years are people going to sit at home and try to do business? So I think you have to eventually get out and get a job done. And yes, a lot can be done in a hybrid format, a lot can be done to bridge the gap in a digital format, but eventually nothing replaces the personal relationship, the personal ask, like you and I are also doing as we speak right now. Okay, so let's understand the business. And wonderful meeting you in person after 2 years. I know, it's been a while and I've just missed meeting people. You're absolutely right. There's something which, the warmth of meeting up people, the osmosis of working with your team, that's incredible. Absolutely. So let's understand the dynamics now. First, the main business for Indian hotels, which is the corporate travel. How much of that business has normalized to pre-COVID? Actually, we are very blessed because of our portfolio mix. We have almost 45% of our portfolio can also be classified for leisure destinations, right? So we have almost 20 outlets in Goa. We have several outlets in Kerala. Now, when I say 20, I'm including the homestays also. But even as number of hotels, we are the largest player. So the domestic leisure is very, very strong. And the need for people to go out on holidays and now Christmas and New Year is also very strong. Is this the strongest Christmas season you've seen in a while? Yes, I would say so. When it comes for certain locations, which is really leisure driven, then yes, it is one of the strongest that we have seen so far. When we spoke last, you did indicate that about 75 to 80% of the main city business has come back to pre-COVID. Yes, so coming back to your previous question on the corporate and business, yes, 65 to 70% for us has come back. I think it all depends on which brands you have and what is your brand recall and ability to attract clients and attract business. So we've done well in capturing market share. Most of our hotels are what we call technically the revenue growth index is at a very premium level. It has actually increased in the COVID times also. So if that 65 to 70, and this is what I told you the last time we spoke, moves to 85, and even if the leisure would come down a bit, we would be at the pre-COVID level. But that only makes us good. We'll be very good and moving on to great times when we cross that 19-20 number with 10 to 20% increase on the top line. For the consolidated picture to become very good or even great, the international business has to kick in. And just when we thought things were looking up, you got this virus scare again. Yeah. Have you lost any business in UK, yes. US? Yes, we have lost business. There's a lot of cancellations in the UK, and it's not really because of the virus. I think the safety protocols that come with it, that makes it a bit more challenging to travel. I am going to visit my family for Christmas. I'm gone only for 5 days, but when I come back, I have to quarantine for 7 days. So it's 2 days of travel to go and to come, 7 days of quarantine and only 5 days of actual meeting. So I think that's a big challenge, and unless you have to go, you're not doing it. That's number one. Number two is there is a restriction on business travel needs. And the reason is, in the short term, what we will see is that if you travel to, let's say, London or to US, you would try to finish whatever you want to do in other cities on the same trip. So if in a year you were doing previously 3-4 trips to US or to UK, and each trip had 3 nights, so the total was 12 nights in a year, maybe you'll do one trip with 8 or 9 nights at a stretch. So I think in the short term, that's what we'll see. What will definitely not happen is that there will be no business travel happening. So I'm very, very cautious about the fact that yes, there is a drop in the business travel, and we are seeing that. We have all seen it. We have all flown in empty planes also internationally, which are now getting full. Now people are complaining about the increase in the price of the tickets, right? So that is there, but all these are like short-term volatility. And eventually, I think
with the protocols, with different countries and different cycle of this COVID wave, will constrain business travel, but the travel overnight spent in hotels would be longer. So you did mention last time that look, your international operations, you were not losing money, which means a hole gets filled up. So now, because of the challenges which have come in, is it back to square one, or it's not that as bad as first wave? No, definitely not as bad as the first wave meant a lockdown, complete lockdown. In the second wave, we had lockdown on the domestic front. We are, 10 days short of finishing Q3. But I think Q3 should be a good quarter for the hospitality sector in general, but also for Indian hotels. Of course, we are not seeing, as I said, 100% of the level, but even if we get to 80-85% of pre-COVID, then it's a very good finish. Whether you talk about enterprise level or at consolidated level, with a marginally lower figure would also be a good finish than anyone expected 6 months ago. If somebody had said 6 months ago you'll be at 80-85% of pre-COVID, then nobody would have accepted that. So I think the recovery as of September has been very positive, and a month on month we are seeing growth of 20-25% over the previous months. So I think it's been a good, strong recovery. स्वदेश आर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए बारी आती है निवेश के ABCD की, जहां पर विनीत सांबरे आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको 2022 में अपनी फाइनेंशियल रणनीति रखनी चाहिए, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को प्लान करना चाहिए। तो 2022 ये जो साल है, इक्विटी या डेट, किसका रहने वाला है? तो आई थिंक ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एट द ईयर बिगिनिंग, बट जनरली ऐसा माना गया है कि जो हम नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, इसके बिगिनिंग में क्या हो रहा है। इसके बिगिनिंग में ये हो रहा है कि हर जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स है इकोनॉमी में वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी नेगेटिव चल रहे हैं ग्लोबली, यदि आप देखें इन्फ्लेशन के चलते। इसके चलते डेट की एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन इज कम है। और जहाँ तक हम इक्विटीज़ की बात करें, चूंकि मैं इक्विटी फंड मैनेजर हूँ तो थोड़ा बायस भी होता है इक्विटी की तरफ, बट यदि हम फंडामेंटली भी देखें तो ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन को बीट करें। और इक्विटी में ये देखा गया है कि जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइजेस, जब इन्फ्लेशन, इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो ये प्रोडक्ट की प्राइजेस आगे बढ़ा देती हैं। धीरे धीरे हमने देखा है कि हर चीज़ों के भाव बढ़ते गए हैं, तो कंपनीज में प्राइसिंग पावर होती है। और जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करती हैं, जैसे जैसे कंपनीज इन्फ्लेशन को बीट करती हैं, ओवर अ पीरियड इनकी एबिलिटी रिटर्न्स को, इनकी एबिलिटी टू बीट इन्फ्लेशन, रिटर्न्स की जो एबिलिटी है वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक बैकड्रॉप जो चल रहा है, इसके चलते इक्विटी एज अ इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास सही रहेगा। बट मैं इसके साथ साथ ये एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो है ये 2022 को मद्देनज़र रखते हुए ना देखें। इन्वेस्टमेंट आज के दिन में हम कर रहे हैं, हम ये सब हम सबको बताना चाहते हैं कि मार्केट्स भी बहुत हाई लेवल पे है, वैल्यूएशंस भी हाई लेवल पे है। इसके चलते इन्वेस्टर्स को कम से कम 3 या 4 साल का एक व्यू लेना चाहिए और इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो टर्मोइल है इसके चलते ऊपर नीचे वोलेटिलिटी के भी चांसेस बन सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इक्विटी और डेट के बीच में बात करें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास इन्फ्लेशन को बीट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। सेकेंड, इसमें लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वैल्यूएशंस पे काफ़ी ऊंचे लेवल पे हैं अभी आज के दिन।
तो ऐसे माहौल में क्या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर यील्ड्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ेंगी। अब ऐसे में ज्यादा रिटर्न, ज्यादा मुनाफा कमाने की ख्वाहिश तो विनीत जी हर किसी की होती है। रीबैलेंस कैसे किया जाए अगर किसी को थोड़ा सा इस समय का फायदा उठाना हो तो? एक्चुअली ये रीबैलेंसिंग जो है हर इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बदलेंगी। जिन इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल अभी भी रिस्क एवर्जन है या लो रिस्क प्रोफाइल है, उनको यदि उनका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो हैवी है तो उनको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी में भी वोलेटिलिटी तो रहेंगी जिस तरह से माहौल बन रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, करंट यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, फॉरेन का जो पैसा है वो भी लिक्विडिटी रिस्क एवर्जन है तो फॉरेनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें और वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं, तो इक्विटी हैज़ टू रिमेन वोलेटाइल। सो आई थिंक फॉर द रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स जिनको 3-4 साल का व्यू नहीं लेना है, उनको अपना जो बैलेंस है फिक्स्ड इनकम का वो बनाए रखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि जिन इन्वेस्टर्स को इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस है, उनको पिछले कई सालों से वो जानते हैं कि इक्विटी मार्केट्स कैसा होता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको मुझे लगता है कि ये अगले 6-7 महीनों में अपना इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए। इसमें ओवरऑल आई थिंक इन टर्म्स, आई एम श्योर आप पूछेंगी, बट इन टर्म्स ऑफ द फंड्स ऑल्सो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड फंड्स देखने चाहिए, मिड कैप फंड्स भी देखने चाहिए, इसके अलावा कुछ वैल्यू फंड्स भी देखने चाहिए। बट ओवरऑल और जिनको 3-4 साल अगर लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं हो और अपना इकोनॉमी की ग्रोथ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको आई थिंक ओवरऑल धीरे धीरे करके अपना इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए अगले 1-2 क्वार्टर्स में। थोड़ा सा अब 2022 में बाजार के कंसर्न्स को लेकर हम बात करते हैं, क्योंकि एक कॉशियस अप्रोच तो अपनानी ही है निवेशकों को। यूएस बॉन्ड बाइंग का आप एक मसला ले लीजिए, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, ये भी एक कंसर्न है। महंगाई और उससे भी ज्यादा ओमिक्रॉन जो कि चर्चा में बना हुआ है, इसके भी अगर केसेस बढ़ते हैं तब भी इसका असर हम बाजार पर पड़ते हुए देखेंगे। इन तमाम ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी एक प्रकाश की किरण हो सकती है जो हमारे बाजारों को संभाल कर रख सकती है, या आप ये कहेंगे या आपका विश्लेषण ये कहेगा कि ये तमाम ट्रिगर्स जो अभी मैंने मेंशन किए हैं, इनका भारतीय बाजार पर इतना असर नहीं पड़ेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है आज के दिन में अपना बाजार, जो आई थिंक अगर अपने कंपेयर करें दूसरे इमर्जिंग मार्केट से, तो अपनी वैल्यूएशंस कहीं ज़्यादा है। और इसका कारण एक ही है कि हमारा मार्केट ग्रोथ की प्रॉमिस सबसे ज़्यादा है। आज के दिन में अगर एक्सपेक्टेशन है यदि अपनी कंट्री से, तो वो ग्रोथ की है, और वो बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि आज के दिन में जो काम गवर्नमेंट कर रही है, जो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए आप, रिन्यूएबल्स पावर देखिए आप, डेटा सेंटर्स देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस आप देखिए, PLIs आप देखिए, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स की टैक्स कम कर दी है, मतलब काफ़ी सारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही इनको इंपोर्ट्स का अपना डिपेंडेंस कम करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना। आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल चेंज हुआ है, और ये जो चेंज है ये एक पॉजिटिव साइकिल लाने वाला है। इसके चलते प्राइवेट सेक्टर भी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी, और आई थिंक ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्सपांशन है नेक्स्ट 4-5 इयर्स काफ़ी स्ट्रांग बनी रहेगी। और यही एक्सपेक्टेशन को देखते हुए मार्केट में इतनी जो स्ट्रेंथ हम आज देख रहे हैं, वो स्ट्रेंथ का जो बेसिक है, बेस है, वो ये ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो जो उम्मीद की किरण जो आपने बात की है, वो ये पूरे जो माहौल, जितना अगर हम देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर की तरफ जाने की जो आसार हैं, इन्फ्लेशन ऊपर है, ओमिक्रॉन की बातें हैं, ये सबको यदि कुछ चीज़ काउंटर कर सकती तो वो ग्रोथ है। ग्रोथ को हमको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये ग्रोथ स्लिप हो जाती है तो आई थिंक चिंता का कारण रहेगी। स्ट्रक्चरली ग्रोथ यदि स्लिप हो जाती है, वो हमको अभी लग नहीं रहा है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए वो है कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ।
आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्फ की जाने वाली वेबसाइट कौन सी है, तो मुमकिन है कि आप गूगल का नाम लेंगे। हालांकि क्लाउड सेवा कंपनी क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक सुंदर पिचाई की अगुवाई वाली कंपनी वास्तव में 2021 की सबसे ज्यादा सर्फ की जाने वाली वेबसाइट नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली साइट है टिकटॉक, जिसने साल 2021 में यूजर्स के दिलों पर राज किया। देखिए ये रिपोर्ट। सोशल नेटवर्किंग पर बिताए जाने वाला समय कुछ पलों या घंटों का हो, लेकिन ये कुछ पल और घंटे ही हैं जिन्होंने टिकटॉक को साल 2021 की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के तमगे से नवाजा है। जी हां, साल 2021 को अब अलविदा कहने का वक्त नजदीक आ गया है। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक 2021 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स की सूची में पहले पायदान पर है। भले ही इसे भारत में बैन कर दिया गया हो, लेकिन टिकटॉक के 1 बिलियन मासिक एक्टिव यूजर होने का दावा है। बाइट डांस के स्वामित्व वाले इस ऐप को स्पष्ट रूप से दुनिया के कई हिस्सों से बहुत अधिक ट्रैफिक मिल रहा है। इस सूची में गूगल दूसरे नंबर पर है। यह आश्चर्य की बात है कि गूगल इस सूची में नंबर 1 पर नहीं है, फिर भी ये दुनिया में दूसरी सबसे अधिक देखी जाने वाली वेबसाइट बनी हुई है। तीसरे नंबर पर facebook.com का नाम आता है। हो सकता है कि इसे एक कंपनी के रूप में रीब्रांड किया गया हो, लेकिन डोमेन नाम वही रहता है। माइक्रोसॉफ्ट और उसकी सभी सेवाएं जैसे वन ड्राइव, एक्सबॉक्स सूची में चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर एप्पल भी थोड़ा हैरान करता है, लेकिन इसमें आई क्लाउड, ऐप स्टोर और कंपनी की अन्य सेवाओं पर जाने वाले लोग शामिल हैं। बहुत से लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इसी वजह से साल 2021 में 6ठे नंबर पर है अमेजॉन। इस सूची में 7वें नंबर पर नेटफ्लिक्स, 8वें नंबर पर यूट्यूब, 9वें पायदान पर ट्विटर और 10वें स्थान पर व्हाट्सएप का नाम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 आज से सिनेमाघरों में आ गई है और इस फिल्म को देखकर लोगों का रिएक्शन काफी पॉजिटिव है। और हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी ने फिल्म देखकर निकले दर्शकों से फिल्म को लेकर बात की। फर्स्ट शो देखकर लोग लौट रहे हैं। 83 एक्सपीरियंस देखते हैं कि कैसा लगा, ज्यादा सिनेमा ज्यादा था या क्रिकेट मैच ज्यादा था ये? Yeah, so first of all, I'm stunned actually. I'm still processing what I saw on the screen, and the theater was like 50% capacity. हम दोनों ने like 5-6 दिन पहले बुक करा हुआ था, and still we got ticket इतना मुश्किल से. So first of all, if you are a cricket lover, you will automatically fall in love with this movie. रणवीर सिंह दिखे या कपिल देव ज्यादा? पूरा कपिल देव. He just nailed it. He was into his accent, his character, his like makeup and everything was on point. And one more thing, that the screenplay, it was not like just Ranveer Singh है पूरी मूवी में. It was very equally divided. बाकी जो 11 players थे उन सब में बहुत ही मोटिवेशनल फील हो रहा है। मतलब ये मूवी देखकर डेफिनेटली आई मीन करंट जनरेशन 83 से कनेक्ट नहीं कर पाएगी, बट आई लव द मूवी। आप पूरा ऑलमोस्ट गेयर वेयर सब पहन के आए हैं मैच के लिए रेडी होकर? बिल्कुल, ये मूवी ऐसे ही देखने लायक है, थिएटर में ही देखने के लिए है। और सभी लोग जो एक साथ बैठ के जो कम्युनल एक्सपीरियंस हो रहा है थिएटर में चीयर करने का, बिल्कुल मैच जैसा ही है। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। बेहद खूबसूरत मूवी बनाई है और रणवीर सिंह ने लाजवाब एक्टिंग की है। तो यहाँ पे लोगों को तो बेहद पसंद आ रही है फिल्म, लेकिन फिल्म 83 में 1983 के वर्ल्ड कप से जुड़े कई वाक़ये हैं और उनमें से एक वाक़या है कपिल देव की 175 रनों की धुआंधार पारी का। फिल्म में सैयद किरमानी का रोल निभा रहे साहिल खट्टर ने हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी को कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें बताई। अच्छा, एक जो सीन मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि और मुझे लगता है कि इट इज़ दी ओनली वे हम लोग उस मैच को देख सकते हैं, क्योंकि उसका टेलीकास्ट नहीं हुआ था कपिल देव का जो 175 था, और सैयद किरमानी के बाद सबसे बढ़िया सीट थी वहाँ पे, सामने खड़े थे वो जी, और वो सीन आपने भी किया है। तो आपने सैयद किरमानी से सुना होगा, कैसा एक्सपीरियंस था उनका, जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे शानदार इनिंग्स में से एक थी, और शायद हमारी किस्मत खराब है कि कुछ स्ट्राइक चल रही थी उस समय, इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाई। लॉजिकल आदमी ना एक काम कर लेता है, 1+1 2 कर देता है। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि उस दिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज चल रहा था, तो उन्होंने डबल टाइम क्रू वहां पे लगाया हुआ था। उनको लगा ये जिम्बाब्वे इंडिया का मैच क्या दिखाना, टर्नब्रिज वेल्स में है, ग्राउंड में स्टैंड भी नहीं बना हुआ है, यहाँ पे लोगों को क्यों ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करने का। बट उनको नहीं पता था कि वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, और वो भी कपिल देव बनाएगा। और सिर्फ कपिल देव का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं,
किरमानी जी की जो पार्टनरशिप है 126 रन की, किरमानी जी वॉक्स इन एट 140 फॉर 8 और जाते ही कहते हैं कि देख हमको मारना है या मरना है, छुपाई से नहीं जाना है। तो फिर बाद में कपिल देव कहते हैं कि भाई आप एक एंड संभालो, दूसरा मैं संभाल लूंगा। ये तो अगली कास्टिंग में ना रणवीर की जगह तुम्हारा भी नाम रखा जा सकता है। अरे रणवीर की जगह हर जगह मेरे को रखा जा सकता है यार। सो फिर किरमानी जी कहते हैं तू मार, मैं खड़ा हूं ना, टेंशन ना को लेने का। एंड वहां से जब धुआंधार शुरू होती है, किरमानी जी ने बस एक चीज सोची हुई थी, जो हमारी बात हुई है इकट्ठे, कि 6 बॉलों में से एक बॉला वो खेलेंगे, सिंगल आएगा और बाकी सारी 5 बॉला कपिल देव मारेंगे। दैट वाज द आइडिया और वही हुआ। अगर वो माइंडसेट नहीं हो तो देखो यार कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं हीरो बनूंगा, वो कह रहे हैं कि ये इसमें पोटेंशियल है हीरो बनने की ना, मैं इसको ज्यादा सपोर्ट करूंगा। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में इतना ही और 18 स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं।